हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित नायक और मैं वापस से स्वागत करता हूं आपका इस नए लेक्चर में। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम जेईई मेंस 2024 के लेटेस्ट सवाल देखने जा रहे हैं, राइट। और आज के जो हमारे सवाल होंगे वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर होंगे, जो कि एक बहुत ही हाईली वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है। और इससे सवाल जो है बनते ही बनते हैं जेईई मेंस में। अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, राइट। तो 2 सवाल आप मान के चलिए कि हर सेशन में आना लगभग लगभग तय होता है, ठीक है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड, ठीक है। मैं हर्षित नायक स्वागत करता हूँ आप सभी का, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस शानदार सवाल के साथ। तो 2024 जेईई मेंस में सबसे एक और ये जो अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड पी इफ 3 + 1/4 टाइम्स ऑफ 3 + p प्लस 1/4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3 + 2p प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यू 8 के बराबर दे रखी है तो आपको बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप सवाल था। तो इसमें आप सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 प्लस, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको आप अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक 3/4 वाली टर्म मिलेगी। इसी तरीके से आप क्या करिए कि जो 1/4 स्क्वायर है इसको भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3/4 स्क्वायर, और इस तरीके से आपको ये आधा सीक्वेंस मिलेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैं प्लस करके लिख देता हूँ। अब देखिएगा, हमने इस 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इस 1/4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/4 स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा। अब देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, p/4 प्लस, अब इस 1/4 स्क्वायर को आप 2p से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2p/4 स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा और ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 के बराबर, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट को देखकर तो मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि इसमें जो कॉमन रेशो होगा वो सेकंड टर्म 3/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या तो आप ऐसा बोल लीजिए, या तो थर्ड टर्म 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/4 बोल लीजिए। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि 1/4 जो है इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन रेशो है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कॉमन रेशो है वो क्या है, 1/4 है। तो इस वाले सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो हम सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या लिख सकते हैं, a/1 - r, जहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशो r जो है हमने अभी अभी निकाला 1/4 है। तो इस पहले पार्ट की वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी, वो हो जाएगी 3/1 - 1/4, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3/4 - 1, और डिवाइड बाय जो 4 है वो यहाँ है। यानी इजीली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 4 के बराबर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे, ऑल राइट। तो ये हमने सिर्फ पहले वाले पार्ट का वैल्यू निकाली है जो कि 4 आई। अब सेकंड वाले पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए के बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम इसे, थोड़ी देर के लिए के बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से हम इसे के बोल देंगे, और अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, हो जाएगा हमारे पास 4 + k = 8, ठीक है। तो 4 + k = 8 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू आप यहाँ से देख पाएंगे 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हुआ एक पार्ट, ऑल राइट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचें तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे k के लिए सॉल्व करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो k है वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम k को लिखने की कोशिश करते हैं, तो कितना है, p/4 + 2p/4 स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू, तो p/4 + 2p/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म जो है ये किसके बराबर है, के बराबर, ऑल राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इस के को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के को, और यहाँ पर भी ये जो इन्फिनाइट टर्म्स तक हम जा रहे हैं इसमें भी अगर मैं यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहली टर्म जो हमारे पास क्या बन जाएगी, p/4 × 4 यानी 4 स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगी। और इस तरीके से जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 2p/4 का क्यूब बनेगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो थर्ड टर्म है ये एक्चुअल में यहाँ पे होने क्या वाली थी, तो यहाँ पे आप देखिए 1 टाइम्स ऑफ p/4 था, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ p/4 स्क्वायर था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ p/4 क्यूब होगा। इस तरीके से टर्म आगे बढ़ती चली जा रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो कि ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले मिलेगा p/4 प्लस, अब देखिए 2p/4 स्क्वायर माइनस p/4 स्क्वायर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा p/4 स्क्वायर प्लस, आप 3p/4 क्यूब माइनस 2p/4 क्यूब को सॉल्व करेंगे तो p/4 क्यूब बन जाएगा। यानी सरल भाषा में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा इन्फिनाइट सीरीज बन गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे k-k/4 है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 3k/4 हो गई है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये एक इन्फिनाइट जीपी बन गई। अब इन्फिनाइट जीपी को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कॉमन रेशो जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, p/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय p/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म आप देखेंगे तो p/4 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म p/4 है और कॉमन रेशो कितना है, 1/4। तो यहाँ से आप फिर से क्या लगाएंगे, a/1 - r,
यानी कि फिर से सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो p/4 हमारा a है, ठीक है, और 1 माइनस आर, तो 1 - 1/4 ये हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स हो गया। और ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3k/4 के बराबर, किसके बराबर, तो 3k/4 के बराबर। अब आप यहाँ से एक काम करिए कि क्योंकि हमने k की वैल्यू 4 निकाल चुकी थी, हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू k की वैल्यू 4। तो यहाँ से ये ओवरऑल जो वैल्यू दिख रही है 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 = p/4। और अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो p की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी हमारे पास 3 × 3 यानी कि 9 के बराबर। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p = 9, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप JEE मेंस 2024 का बहुत बढ़िया सवाल जो इस बार पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि S1 दे रखा है 3, 9, 15, इस तरीके से 25 टर्म्स तक एक सीक्वेंस दे रखा है। S2 जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 3, 8, 13 से लेकर 37 टर्म्स तक दे रखा है। तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन S1 S2, S1 S2 जो है इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला वाला सीक्वेंस देखिए, तो इसमें अगर आप लिखने की कोशिश करें तो आपको मिल रहा है 3, 9, 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर क्या है, तो 6 का है, तो यहाँ से यहाँ गए तो 6 का अंतर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए तो फिर से 6 का अंतर है, यानी यहाँ 21 आ रहा होगा, फिर 27, इस तरीके से सीक्वेंस होगा, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो ये हमने S1 था, अब S2 देखेंगे तो S2 वाले सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, 3 है, फिर 8 है, तो यहाँ पे कितने का अंतर जा रहा है, तो यहाँ पे 5 का अंतर जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 23, फिर 28, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉमन टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो पहले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो D1 मान लीजिए, तो ये हम देख रहे हैं कि 6 है। दूसरे वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 है, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों का LCM ले लूँ, तो मुझे पता है कि अगर मुझे S1, S2 इन दोनों की कॉमन वाली सीक्वेंस निकालनी है तो मुझे जो कॉमन डिफरेंस चाहिए रहेगा, मैं मान लेता हूँ वो D है, और D जो है वो LCM ऑफ D1, D2 होता है, ठीक है। तो D1 और D2 का जो भी LCM होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जो कि कॉमन टर्म्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास LCM ऑफ 6 और 5, तो 6 और 5 का हमें क्या निकालना है, LCM, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 के बराबर। यानी कि जो हर टर्म हमारी कॉमन वाली आएगी वो 30-30 के अंतर से आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली टर्म जो कि कॉमन है, तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पहली टर्म कॉमन जो कि 3 है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स। तो पहली कॉमन टर्म क्या है, हमारे पास 3 है। अब 3 में 30 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, फिर 63 आ जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अब एक और जो काम की बात हमारे पास आती है कि इनकी लास्ट टर्म्स क्या क्या है, ये जो सीक्वेंस है, तो S1 की अगर आप लास्ट टर्म देखें तो देखिए 25th टर्म है, यानी कि अगर यहाँ पे आप बोले A + 24D, ठीक है, तो A + 24D, D यानी कि कितना हो गया, 6, तो A + 24D यानी कि हमारे पास 147 जो है इसकी लास्ट टर्म या 25th टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये जो 37th टर्म की बात करूँ सेकंड सीक्वेंस की, तो A यानी 3 + 36 इंटू D, तो D की वैल्यू कितनी है, 5, तो 36 इंटू 5 180 + 3 183, तो 183 इसकी लास्ट है। अब आपको एक बात तो बहुत कॉमनली पता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म्स चाहिए तो डेफिनेटली इस वाला जो इसमें जो सबसे कम है यानी कि 147 जो है इससे छोटी ही होगी या इसके बराबर भी हो सकती है, राइट। तो इससे छोटी या इसके बराबर हो सकती है जो हमारी लास्ट कॉमन टर्म है वो। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि 33 है, फिर 63 है, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे 93 बनेगा, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, तो हमारे पास 123 बनेगा। पर अब इसके अगर हम आगे जाएंगे तो 153 चल जाएगा जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 कॉमन टर्म्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, कौन से सीक्वेंस में, S1 और S2 के कॉमन टर्म्स वाले सीक्वेंस में, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या था, D = 32। ऑलराइट, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास दैट इज 5, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक ये बहुत ही शानदार सवाल है जो कि फिर से JEE मेंस 2024 में आया हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें लिखा हुआ है द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन के एंड से 20वीं टर्म बताना है। ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन है, एंड की तरफ से आपको 20वीं टर्म बताना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे आप इसको देखते से ही बता सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 4 - 5 जो है -1 है, ठीक है। तो -1 इसका कॉमन डिफरेंस यानी एक एक के अंतर से कम हो रही है सीरीज। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास अगर मैं बोलूँ इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे ही मैंने इसका रिवर्स ऑर्डर किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस अब बन के आ रहा है इसमें अब एक जो कॉमन डिफरेंस है वो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, पर अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे इंक्रीजिंग AP बन गई। तो सरल भाषा में यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमें सवाल में दे रखा है एक ऐसा सीक्वेंस दे रखा है जो कि
कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का, क्योंकि आप देखेंगे पहली टर्म वो क्या है 20, फिर 19, 1/4 है। तो हमें क्या करना है कि लास्ट से 20th टर्म बताना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें इधर से 20th टर्म बताना है। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे 20 है, फिर 19, 1/4 है, इस तरीके से हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 19, 1/4 -20। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सोच पाएंगे कि -3/4 है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77/4 -20। तो ये कितना हो जाएगा 77 - 80, यानी कि -3/4। तो ऐसे भी आप चाहें तो सोच सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इसको रिवर्स, तो यहाँ पर अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी पहली टर्म -129 1/4। फिर नेक्स्ट टर्म जो आएगी इसमें अब जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो +3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर कर दिया। तो ये हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, अब रिवर्स ऑर्डर में लिखा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो -129 1/4, और इसमें जो नेक्स्ट टर्म है इसका कॉमन डिफरेंस 3/4 है, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, तो 20th टर्म निकालना है, यानी कि T20 निकालना है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि जो 20th टर्म है A+19D हो जाएगी। ठीक है, और A+19D जहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस D है वो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए D' है, तो ये हमारे पास कितना है 3/4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि -129 1/4 +19 इंटू D' यानी कि 3/4। तो क्या आप यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि बेसिकली ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है कितना बनेगा, तो ये -129 -1/4 है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि माइनस में चल रहा है इसलिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है माइनस, और प्लस ये कितना है 57/4। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी -517/4 +57/4। तो फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा टोटल -460/4, जो कि आ जाएगी -115 के बराबर। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें इस जेईई मेंस के बहुत शानदार सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ 3, 7, 11 एंड सो ऑन अप टू 403 है हमारे पास AP1 है, 2, 5, 8 एंड सो ऑन अप टू 401 ये AP2 है। तो आपको बताना है कि द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द AP1 एंड AP2 क्या होगी। तो हमें इन इन टर्म्स, ये जो दोनों एपीएन की जो कॉमन टर्म्स है उसका सम बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पहली जो सीक्वेंस है इसमें आप देखेंगे 3, 7, 11। तो यहाँ पे अंतर क्या दिख रहा है आपको, तो 4 4 के डिफरेंस से बढ़ रहे हैं, 15, 19। इस तरीके से ये सीक्वेंस नंबर 1 जो कि AP1 है हमारी ये हो रही होगी। AP2 क्या हो गया हमारे पास, तो AP2 अगर आप देखेंगे तो 2, फिर इसमें कितना जोड़ दिया 3, तो ये हमारे पास 5 हो गई, फिर इसमें 3 जोड़ा 8, फिर 11, फिर 14। इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस हो रही है। आपको इन दोनों एपी की कॉमन टर्म्स निकालनी है पहले, फिर उसका सम करना है। तो ये हम यहाँ पे पहली बात तो ये देख पा रहे हैं कि 11 जो है वो फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रही है इन दोनों एपी के मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो एक कॉमन एपी बनेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन एपी, और इस कॉमन एपी का पहली जो टर्म आ रही है वो 11 आ रही है। अब इसका हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे पहले वाली जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D1 है, वो कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 है। आप अगर सेकंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस देखेंगे D2, तो ये आपको मिलेगा कितना, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब आपको पता है कि अगर आपको कॉमन एपी का ही कॉमन डिफरेंस चाहिए तो मैं इसे D मान लेता हूँ, और ये हो जाएगा LCM ऑफ 3 और 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 के बराबर। तो जो कॉमन एपी है उसका कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आएगा वो 12 के बराबर आएगा। यानी कि अगर थर्ड, यहाँ पे 11 मेरे पास फर्स्ट टर्म है, तो 11 + 12 यानी कि 23 जो है हमारे पास सेकंड टर्म बनेगी, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी 35 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो है आगे हम चले जाएंगे। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस बन रही है। अब सवाल आता है कि हमें यहाँ पे निकालना है सम, तो इनका लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे 23 बन रहा है या 35 बन रहा है, ठीक है, तो 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि 400 के पास है। क्यों 400 के पास बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 403, यहाँ पे 401, यानी जो लास्ट टर्म होगी वो भी 400 के आसपास ही हो रही होगी, जो कि कॉमन होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचे तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि 35 जो है, अगर मैं इसमें 12 का एक मल्टीपल है जो कि 36, या बेसिकली आप सोचे 360, तो अगर आप इसको इसमें ऐड कर दे तो क्या आपको डायरेक्टली कितना मिल जाएगा, तो इसमें आप अगर 35 ऐड कर दे तो आपको 395 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आप सोच पा रहे होंगे कि 395 जो है ये लास्ट टर्म है जो कि जो कॉमन एपी की लास्ट टर्म होगी। ठीक है, क्यों लास्ट टर्म है, क्योंकि इसके आगे अगर आपने गलती से 12 जोड़ दिया जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो ये 407 बनेगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 395 ये बन जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली सोचा, तो ये हमने इस तरीके से देखा। तो ये हमारे पास हो गई क्या, कॉमन एपी हो गई। अब हमें सम निकालना है कॉमन एपी का। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लास्ट टर्म है, ठीक है, 395 इज इक्वल टू A यानी कि 11 + n - 1 इंटू D यानी कि 12। तो ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 395 माइनस 11 यानी 384, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 × 12, यानी 12 से अगर कैंसिल आउट होगा तो कितना बनेगा, 32 इज इक्वल टू n-1, यानी कि n की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 33 के बराबर आ जा रही है। तो क्या मैं यहाँ से इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n/2 a प्लस l, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी सम। तो क्या हो जाएगा सम हमारे पास, तो सम हो जाएगा n/2 यानी कि 33/2। ए जो मैंने कैपिटल ए बोला है वो फर्स्ट टर्म है इस कॉमन एपी की, तो वो है 11, और एल जो है वो लास्ट टर्म है जो कि 395 है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 395, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 33/2 इंटू 406, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आप देखेंगे तो 203 में अगर आप 33 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप, बहुत आसान है, आप 33 को 200 में मल्टीप्लाई करिए और फिर इसके बाद इसको 3 में करिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6600 प्लस 99, तो जो आंसर हो जाएगा 6699 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 6699, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है लेट 3a, b, c बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 3a-1 b+1 c+9 बी इन जीपी। तो आपको बताना है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ a, b, c क्या हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ कि अरिथमेटिक मीन ऑफ a, b, c का मतलब क्या होता है, तो ये आप जान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होता है। तो ये अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है, ये कितनी होगी ये हमें निकालना है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई कि 3, a, b, c अगर ये एपी में है तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, और अगर मैंने स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस माना तो मैं इसी सेम सीक्वेंस को लिखने जा रहा हूँ, 3 प्लस डी, इसके बाद मैं लिखूंगा 3+2d, ठीक है, और 3+3d एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैंने ये किस तरीके से एरो बनाया है, जहाँ पे ए का मतलब क्या है, तो 3+d है, बी का मतलब 3+2d, सी का मतलब 3+3d, इस तरीके से। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में लिखी हुई है, यानी कि 3a-1 b+1 c+9, ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैं इसे किस तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशो r है तो यहाँ पे 3 को वैसे लिख दूंगा, ये जो a-1 है इसको मैं 3r लिखूंगा, ये जो b+1 है इसे मैं 3r² लिखूंगा, c+9 इसे 3r³ लिखूंगा, इस तरीके से। यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से सोचें तो अब हम यहाँ पे एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक साफ बात दिख रही है कि जो ए है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 3+d, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 3+d के बराबर है। ऑल राइट, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a-1 की जो वैल्यू है वो 3r के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि a-1 जो है अगर ये 3r के बराबर है, a की वैल्यू 3+d के बराबर है, तो क्या मैं r और d में एक रिलेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो a की जगह पर आप रिप्लेस कर देंगे इस जगह पर 3+d, तो ये हो जाएगा 3+d-1 इज इक्वल टू 3r, यानी कि d+2 इज इक्वल टू 3r। तो हमें एक रिलेशन तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो b+1 की वैल्यू है वो 3r² है, और b की वैल्यू क्या है, 3+2d, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि b की वैल्यू क्या है, 3+2d है, और b+1 की वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास है 3r²। तो क्या मैं इस b की जगह पर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ 3+2d, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3+2d+1 इज इक्वल टू 3r² हो गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4+2d इज इक्वल टू 3r²। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो इक्वेशन बन गई है जो कि आर और डी की टर्म्स में है, आर और डी की टर्म्स में है। तो क्या मैं यहाँ से एक काम और कर सकता हूँ कि सरल भाषा में यहाँ पे देखूँ तो ये जो 4+2d आप देख पा रहे हैं, क्या मैं इसमें दो कॉमन लेकर के इसे d+2 या 2+d लिख सकता हूँ, और इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे ऑलरेडी d+2 की वैल्यू क्या पता है, तो मुझे ऑलरेडी d+2 की वैल्यू पता है 3r के बराबर, तो 2 × 3r विल बी इक्वल टू 3r², ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू क्या क्या आएंगी, तो आपके पास दो वैल्यू आएगी 3r² -6r इक्वल टू 0, यानी अगर आपने यहाँ से 3r को कॉमन ले लिया तो r-2 इक्वल टू 0, यानी या तो r की वैल्यू 0 होगी और या तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। पर आपको साफ साफ पता है कि r 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r कभी भी 0 नहीं बन सकता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर r इज इक्वल टू 2, और जैसे हमें r की वैल्यू 2 पता चल गई तो हमें निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पे निकालना है अरिथमेटिक मीन ऑफ a b c, यानी कि अगर मुझे r पता चल गया तो मैं d निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ से मैं इस वाले एक्सप्रेशन में अगर r की वैल्यू पुट करूँ तो d+2 इज इक्वल टू 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ही मुझे d की वैल्यू 4 पता चल गई, मुझे यहाँ से a पता चल गया, तो a कितना हो जाएगा, तो a हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 3+4, यानी a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 7 के बराबर।
अगर मैं यहाँ पे देखूँ बी कितना है तो 3 + 2d यानी कि 3 + 8 यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी 11, और इसी तरीके से सी की वैल्यू हो जाएगी 15। तो मुझे क्या निकालना है, a + b + c/3 निकालना है। यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + 11 + 15/3, या आप यहाँ पे डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि ये बीच वाली टर्म मीन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। राइट। तो बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ 20 टर्म्स इज 790 एंड द सम ऑफ 10 टर्म्स इज 145, देन S15 - S5 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि S15 - S5 जो हमें निकालना है उसकी अप्रोच देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो S15 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, यानी क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 15/2 इंटू, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2a, अगर मैं बोलूँ स्मॉल a जो है पहली टर्म है हमारे पास, और स्मॉल d जो है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो 2a + 14d यानी कि n-1 यानी कि 15 - 1d, तो ये कितना हो गया हमारे पास S15 हो गया। माइनस अगर मैं S5 बोल रहा हूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5/2 2a + 5 - 1 यानी कि 4d। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो हमें एक्चुअल में ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। राइट, ओके। तो इसे आप चाहें तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, तो इसको आप देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ a + 7d, मैंने क्या करा 2 से इधर डिवाइड कर दिया, -5 टाइम्स ऑफ a + 2d, ऐसा कर दिया। अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15a + 105d -5a - 10d। तो ये वैल्यू मेरे पास जो बन के आ रही है वो क्या बन के आ रही है, तो 10a + 95d की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकाल, यानी हमें एक्चुअल में जो मकसद रहेगा हमें a निकालना है और d निकालना है। ऑलराइट। तो हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि S20 की वैल्यू दे रखी है 790। तो हमें पता है कि S20 कैसे निकालना है, तो हमें निकालना है n/2 यानी 20/2 इंटू 2a + 19d। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा S20 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो 2 है ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2a + 19d की वैल्यू 79 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो 2a + 19d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 79 आ गई। नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सम ऑफ 10 टर्म्स के बारे में बोला गया कि 145। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स यानी कि S10 की बात करूं तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि कितना 10/2 इंटू 2a + 9d है, 2a + 9d, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो S10 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 145 के बराबर। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे ध्यान से सोच पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस S10 की जगह पर 145 पुट कर दूँ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये 145 है, ये 5 2 10 है, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना बनेगा 2 9, यानी कि 2a + 9d की वैल्यू, 2a + 9d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 29। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a चला गया, 10d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 50 के बराबर, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 के बराबर। जैसे ही हमारे पास d की वैल्यू 5 के बराबर आई, आप यहाँ से a निकाल सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2a + 45 इज इक्वल टू 29, यानी कि 2a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -16, यानी a की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है, तो हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, बस अब किस बात का इंतजार है, तो आंसर का इंतजार है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10a + 95d के बराबर। तो 10a का मतलब 10 इंटू -8 प्लस हमारे पास क्या है, तो +95d यानी कि 95 इंटू 5। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो -80 हो जा रहा है, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 475। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टोटल ऑफ +395। तो +395 हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले सवाल को, ये भी एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें बोला है कि इफ Sn इज इक्वल टू 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स। तो Sn जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम है, यानी आप देखेंगे 3 + 4 7 बन रहा है, 4 + 7 11, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4। फर्स्ट टर्म कितनी है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 3। ठीक है, तो ये दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि 40 इज लेस देन 6/n(n+1) समेशन k इज इक्वल टू 1 to n एस के इज लेस देन 45। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको बताना है यहाँ से कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम a लिख लेते हैं सीक्वेंस का। तो हमारे पास जो a है वो 3 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसका Sn निकालें n टर्म्स तक के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि Sn हो जाएगा n/2। ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी, 2a का मतलब 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 4। तो ये वैल्यू है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना बनेगा, तो n/2 6 + 4n-4। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, n/2 4n + 2 के बराबर। यानी इसमें आप इसे अगर 2 से इसे अगर डिवाइड भी कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो n इंटू 2n+1। तो n इंटू 2n+1 हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई है। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी आ गई है, n इंटू 2n+1 आ गई।
अब यहाँ पे इन्होंने एस के का जिक्र किया है, एस के बारे में बोला है, तो क्या मैं सिर्फ इतना काम कर दूं कि यहाँ पे जहाँ पे भी एन लिखा था उसको अगर के से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे के 2k+1, ये मुझे क्या मिल गया, एस के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो एस के ये हो गई। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इसे लिखूँ 2k² + k, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने क्या करा, के से मल्टीप्लाई कर दिया एस के। अब जैसे मैं यहाँ पे समेशन लगाता हूँ, तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के एस के, अगर मैं जैसे ये बोलता हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 टाइम्स समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k² प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n ऑफ के। तो क्या आप यहाँ से कुछ याद कर पा रहे हैं कि बेसिकली ये जो बात हो रही है, ये समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स के स्क्वायर की बात हो रही है, राइट, यानी कि 1² + 2² से लेकर n² के एडिशन की बात। और यहाँ पे आप देखेंगे तो समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म यानी 1 + 2 + 3 इसकी बात हो रही है। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास समेशन ऑफ एस के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एस के। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ फर्स्ट n² टर्म्स क्या होता है, तो ये हो जाता है n+1 2n+1/6। ये हो गया पहला पार्ट। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे k नेचुरल टर्म्स का सम है फ्रॉम 1 to n बोल रहा है, यानी ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास n(n+1/2)। ठीक है, बस ये वैल्यू हमें निकालनी, फिर हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि n(n+1/2) क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने अपॉन 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो 2n+1 / 3 बचेगा। ठीक है, +1 इस तरीके से बच गया। यानी आप देखेंगे तो n(n+1/2) ये हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4n+2 + 3/3 ये वैल्यू होगी। यानी कि मेरे पास ये जो वैल्यू बन के आ रही है n(n+1/2) इंटू 4n+5/3, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू मेरे पास समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एस के की वैल्यू। अब आप सवाल पे वापस आ जाइए। सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो एक फैक्टर है जो कि 6/n(n+1) है, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में बैठा हुआ है। तो क्या मैं दोनों साइड 6 बेसिकली यहाँ पे मैं 6/n(n+1) से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 6/n(n+1) से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल। तो n(n+1) कैंसिल आउट हो गया, और अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो बीच वाले हिस्से की मिलेगी, जो मुझे सवाल में बोला गया था। ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो इनइक्वालिटी के बीच में बैठा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू मुझे यहाँ से डायरेक्टली ऑब्टेन होने वाली है। कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए 6/2 है, यानी 3 बच गया। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि 3 और ये यहाँ पे 1/3 ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 4n+5 दे रहा है, यानी 4n+5 जो है वो मिडिल वाले हिस्से की वैल्यू बची हुई है। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये जो 4n+5 है यही वैल्यू लाई कर रही है किन दोनों के बीच में, तो ये 40 और 45 के बीच में लाई कर रही है। तो मेरा काम यहाँ से खत्म होने ही वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 4n अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 35 इज लेस देन 4n इज लेस देन 40। अब आपको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.75 इज लेस देन n इज लेस देन 10। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि व्हाट इज n इक्वल टू। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि 8.75 नंबर लाइन पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 8, 9 और 10। तो आप देखेंगे कि 8.75 कहाँ पर है, तो 8.75 यहाँ कहीं पर है और 10 यहाँ कहीं पर है, और क्योंकि ओपन ब्रैकेट है बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो इनइक्वालिटी जो है इसमें कुछ भी इक्वल टू जैसा नहीं है, इक्वल टू जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इंटीजर होगा वही हमारा n होगा, और जो कि है सिर्फ और सिर्फ 9। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9 के बराबर, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस बहुत शानदार सवाल को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी जो है वो ए है, और थर्ड टर्म जो है जीपी की वो बी है। तो ये हमारी पहली जीपी है, तो GP1 लिख देता हूँ यहाँ पे, GP1। इसकी जो फर्स्ट टर्म इन्होंने ए बोल रखा है, ठीक है, सेकंड टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है, थर्ड टर्म के बारे में इन्होंने बोला है कि बी है। ठीक है, इस तरीके से एक और जीपी है GP2, इसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो इन द सेकंड जीपी द फर्स्ट टर्म इज ए, तो इसकी पहली टर्म ए है। इन्होंने सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है, फिफ्थ टर्म इसकी क्या है, बी है। और इसके बाद इन्होंने बोला कि 11th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, तो ये जो पहली वाली एपी है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई हुई है, इसकी जो 11th टर्म है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T11। तो 11th टर्म है वो क्या है, तो यहाँ पे जो है ये कॉमन है सेकंड वाली एपी की, कौन सी टर्म से आपको ये बताना है, तो कौन सी टर्म से कॉमन है सेकंड एपी। तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो पहली जीपी आप देख पा रहे हैं इसकी पहली टर्म ए है, सेकंड टर्म को अगर मैं थोड़ी देर के लिए AR नाम दे दूँ, थर्ड टर्म को अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ AR²। ठीक है, इतना ध्यान रखिए बस आप। ठीक है, और जो सेकंड वाली एपी है
इसमें आप देखेंगे तो इसकी पहली टर्म ए है, ठीक है। दूसरी टर्म को मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ ए कैपिटल आर, थर्ड टर्म को ए कैपिटल आर स्क्वायर, चौथी टर्म को ए कैपिटल आर क्यूब, और जो पांचवी टर्म है उसको मैं ए कैपिटल आर की पावर 4 बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहली जो जीपी है जीपी 1, इसका कॉमन रेशो स्मॉल आर है। दूसरी जो जीपी है जीपी 2, इसका जो कॉमन रेशो है वो कैपिटल आर है। फर्स्ट टर्म तो सेम ही है ए, राइट। तो क्या आप देख पा रहे हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि जो बी है, ठीक है, जो कि पहली वाली जीपी में ए स्मॉल आर स्क्वायर है, वो सेकंड वाली जीपी में जो बी है यानी कि फिफ्थ टर्म ए कैपिटल आर पावर 4 के बराबर है। ऐसा साफ साफ बोला हुआ है सवाल में। ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो प्लस माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। सही बात है, ओके। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो पहली वाली जीपी है उसकी 11th टर्म, तो पहली वाली जीपी की 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, ए स्मॉल आर की पावर 11 माइनस 1, यानी कि ए स्मॉल आर की पावर 10 की जो वैल्यू है, ये कौन सी टर्म ऑफ दी सेकंड जीपी के बराबर होगी। तो क्या आप यहाँ से इतना सा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल आर है बस आप इसको कैपिटल आर की टर्म्स में पुट कर दीजिए, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस आर की पावर 2, और इस पूरे का क्या लगा हुआ है, तो पावर 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि पावर इवन है तो ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, तो ए आर, और 2 × 10 बन जाएगा 20। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो ए आर 20 है ये सेकेंड वाली जो जीपी है इसमें कौन से नंबर की टर्म है। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि ये हो रही होगी हमारे पास T21। तो 21st टर्म जो है वो ए कैपिटल आर की पावर 20 बन रही होगी, क्योंकि सेकंड सीक्वेंस सेकंड जीपी में फर्स्ट टर्म ए है, फिर सेकंड टर्म ए कैपिटल आर है, यानी कि 21st टर्म जो है वो ए आर की पावर 20 होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज 1/1 - 3 × 1² प्लस 1 पावर 4 प्लस 2/1 - 3 × 2² प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 - 3 × 3² प्लस 3 पावर 4, इस तरीके से अप टू 10 टर्म्स जो सम है ये हमें बताना। तो ये सीक्वेंस को देखते से आपके दिमाग में एक दो चीज़ें चलना चाहिए कि एक तो यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस या टेलीस्कोपिक सीरीज का जिक्र हो सकता है, राइट, या तो कोई और स्पेशल सीरीज भी हो सकती है। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसकी आप जनरल टर्म लिख लें। तो जनरल टर्म को मैं बोल देता हूँ टी आर, ठीक है। अब ये जो आर है ये कहाँ कहाँ पे रिप्लेस होगा, तो मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका अगर बताऊं तो जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे हम आर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर एक आर आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे माइनस लिखा, फिर माइनस के बाद आप देखेंगे तो 3 जो लिखा हुआ है वो सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी वैसे का वैसे लिख देंगे। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। और अब जो है हमारे पास जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, तो चेंज होने वाली चीज है 1² 2² 3², यानी बेसिकली ये आर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, यानी कि 1 2 3 हो रहा है, यानी आर स्क्वायर हो रहा है। प्लस यहाँ पे देखिए 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से सोचें तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। तो ये मुझे कुछ आर्क टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिख रही है। तो मुझे करना क्या है, तो मुझे इस पहली टर्म ऑफ द सीरीज से लेकर इस 10th टर्म ऑफ द सीरीज तक का सम निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पे टी आर निकाला। अब टी आर को मुझे कुछ इस तरीके से बदलना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे लगता है। तो मान लीजिए कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 1/n n+1, तो आपको n और n+1 में कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि न्यूमरेटर या तो जो बना जैसे 1 है या तो वो बन जाए, या 1 के साथ कोई एक मल्टीपल जैसे 2 3 या इसके मल्टीपल में कुछ आ जाए। तो हमें इस तरीके से क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसे लिखूँ 1/n - 1/n+1, तो क्या आप इसका एलसीएम लेके बता सकते हैं कि n+1 माइनस n/n+1 इंटू n। तो क्या ये सिंपली 1/n+1 यानी कि सेम चीज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। यानी कि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब यही होता है कि डिनोमिनेटर के डिफरेंस को आप कुछ इस तरीके से बना लें कि न्यूमरेटर का कोई हिस्सा आ जाए या तो स्वयं खुद ब खुद न्यूमरेटर आ जाए। तो ये तो एक एग्जांपल था, अब हम इसे यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैं डिनोमिनेटर को सबसे पहले कुछ बनाऊंगा। तो पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 1 - 3r² प्लस r पावर 4 दिख रहा है। तो पहले मैं इसे जमा लेता हूँ, यानी कि r पावर 4 पहले लिखा, माइनस में मेरे पास 3r² है और प्लस में 1 है। तो क्या आप यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि जो 3r² है इसको अगर मैं किसी तरीके से ब्रेक करके कुछ ऐसा लिख दूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे ब्रेक करके लिख दूँ माइनस का 2r² और एक माइनस का r² मैं अलग लिख दूँ, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा डेवलप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टी आर की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाय r² -1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा आपको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है तो इसे मैं ब्लैक में लिख देता हूँ -r² वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये आपको दिख गया। अभी भी ये जो है हमारे पास अभी भी हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस वाला टर्म जो है नहीं बनी है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो r डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या आपको ये a² - b² जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास r² - 1 प्लस r
और आर स्क्वायर माइनस वन माइनस आर, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाए तो अब जो हमारी टी आर कन्वर्ट होकर आ गई है आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गई है आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, मैंने सिर्फ अरेंज किया कुछ भी नहीं किया है, और आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं डिनोमिनेटर के जो ये जो पार्ट्स है इसका डिफरेंस लूँ तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला इसका डिफरेंस अगर लेके देखूँ आपको कोने में यहाँ पे बताऊँ, तो ये मुझे मिल रहा है आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, ये हुआ पहला पार्ट। इसमें से मैं जो सेकंड पार्ट है उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन, तो ये कितना बनेगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। क्या आप देख रहे हैं माइनस वन प्लस वन तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, यानी टू आर डेवलप हो रहा था। मैंने आपको बोला था कि या तो ओरिजिनल न्यूमरेटर बन जाएगा या न्यूमरेटर का कुछ एक फैक्टर या मल्टीपल बन के आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से साफ साफ समझ आएगा कि टू आर बन के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ आर चाहिए। तो मैं इस टू आर को एक टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले से लिख देता हूँ, ताकि मेरे इस अगली स्टेप में कोई भी खलल, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या करा, इस एक टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये जो टू आर है इसे मैं डायरेक्टली डिफरेंस के रूप में लिखने वाला हूँ, यानी आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन, ऐसा लिखा। और इस पूरे के डिवाइड में ये जो प्रोडक्ट है इसको लिख दिया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन के बराबर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, इसको बोल दीजिए कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे ए इंटू बी है, और हमारी क्या हो रही है, तो हमारी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए इंटू बी है, और हमारे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ए माइनस बी अपॉन ए बी जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये आप देखेंगे तो ए अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, यानी बेसिकली वन बाय बी माइनस वन बाय ए जैसा कुछ बन के आएगा। तो सरल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पास जब टी आर ऑप्टेन होगी, जो कि जनरल टर्म है टी आर, ये हो जाएगी वन अपॉन बी। वन अपॉन बी का मतलब कितना हुआ, तो वन अपॉन, आपने देखा कि बी कितना था, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन, तो वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन माइनस वन अपॉन ए यानी कितना है, तो वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, तो वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, इस तरीके से ये डेवलप हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस जो है ये यहाँ पे लगा के अब शुरू करूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इसी वाले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इस तरीके से मुझे 10 टर्म्स तक का सीक्वेंस का सम जो है चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप निकालिए T1, तो क्या आप T1 का मतलब ये समझ पा रहे हैं कि R की वैल्यू को आप वन पुट कर दीजिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा, तो वन अपॉन वन माइनस वन कितना हो गया, तो वन माइनस वन जीरो, और एक सिर्फ ये वाला माइनस वन बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो वन अपॉन वन प्लस वन टू माइनस वन यानी कि प्लस वन। तो इस तरीके से ये बच गया हमारे पास। तो पहली टर्म हमारे पास आ गई। सेकंड टर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना मिलेगा, तो सेकंड टर्म यानी कि आप आर की वैल्यू टू पुट करिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन, देखिएगा टू टू जा फोर माइनस टू माइनस वन, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, फोर माइनस थ्री यानी कि वन, माइनस वन अपॉन टू टू जा फोर प्लस टू सिक्स माइनस वन यानी कि कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन फाइव, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है ये भी आ जाएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वन अपॉन नाइन माइनस फोर यानी बेसिकली वन बाई फाइव बनेगी, और यहाँ पे वन बाई नाइन बनना चाहिए माइनस में, तो कितना बनेगा, नाइन प्लस थ्री कितना बनेगा, तो ट्वेल्व माइनस वन, तो ये हमारे पास बन रहा है बेसिकली 11 बन, ठीक है। कितना बन रहा है, तो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व माइनस वन 11, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि जब भी मैं इन्हें ऐड करूंगा तो क्या क्या कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कौन सा पार्ट, तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे ये वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे होंगे। और अगर मैं आपको सिर्फ लास्ट वाली टर्म बताऊं T10, जो कि कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वन अपॉन टेन का स्क्वायर यानी हंड्रेड माइनस टेन माइनस वन यानी कि 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ वन अपॉन 89 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो वन अपॉन ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस टेन यानी हंड्रेड एंड टेन माइनस वन यानी हंड्रेड एंड नाइन, ठीक है। तो ये जो हमारी टेंथ टर्म आ रही है सीक्वेंस की, वन अपॉन 89 माइनस वन अपॉन वन जीरो नाइन आ रही है। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि हमारे पास ये वाला पार्ट है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि T1 T2 T3 इस तरीके से अगर आप T10 तक जोड़ेंगे तो जो T1 का पहला वाला हिस्सा है सिर्फ वही रह जाएगा, यानी क्या है, तो यहाँ पे वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन वन था वो कैंसिल आउट होगा किससे, सेकंड वाली टर्म के वन अपॉन वन से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला इस तरीके से ये कैंसिल, और लास्ट में जो T9 है इसका भी जो पार्ट है वो कैंसिल होगा T10 के पहले वाले पार्ट से। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ वन अपॉन वन जीरो नाइन बच जाएगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा जो फाइनल आंसर है, जो हमारा रिक्वायर्ड सम होगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस ऑफ वन अपॉन वन जीरो नाइन
यानी बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 109 प्लस 1/109, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो है आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 110/109। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से हम देखें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी है। हाँ, यहाँ पे जो गड़बड़ी है हमारे पास, वो गड़बड़ी ये है कि हमने यहाँ पे 1/2 को कंसिडर नहीं किया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में हमने एक 1/2 को बाहर कर दिया था, वो हर जगह आएगा, हर जगह यानी हर टर्म में आएगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे बाहर कर दीजिए। ठीक है, और हर टर्म में क्या कर दीजिए, आप एक 1/2 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ भी 1/2 बाहर, यहाँ भी 1/2 बाहर, यहाँ पर भी एक 1/2 बाहर, इसी तरीके से 1/2 यहाँ पर भी बाहर होगा। यानी सरल भाषा में आपका जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप एक 1/2 को आउट कर दीजिए, यानी कि इनटू में आप क्या कर देंगे, 1/2। तो आपको क्या फाइनल आंसर इस तरीके से दिख पा रहा है कि ये 55 हो गया, और अपॉन में 109 विद माइनस साइन, तो -55/109 विल बी माई आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो -55/109 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एक सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी जो है वो क्या है, 1/8 है। तो मैं बोल देता हूँ कि जीपी की पहली टर्म है स्मॉल ए, और इसको मैं यहाँ पे सवाल के हिसाब से 1/8 लिख देता हूँ। एंड एवरी टर्म ऑफ दिस जीपी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो जो हर एक टर्म है वो अगली दो टर्म का अरिथमेटिक मीन है। यानी अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि मेरे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी टर्म्स कुछ इस तरीके से है कि ए आर स्क्वायर AR³ इस तरीके से अगर टर्म है, तो यहाँ पे सवाल ये बोलना चाहता है कि एवरी टर्म, यानी मैं अगर बोलूँ कि पहली टर्म ए है, ये अरिथमेटिक मीन है दूसरी और तीसरी टर्म का, यानी नेक्स्ट टू टर्म का। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब उसका एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो AR प्लस AR² डिवाइडेड बाई 2, ये बात पता चल गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्मॉल ए है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि R+R² इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या मिलेगा, तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे सेकंड टर्म, तो जो सेकंड टर्म AR है, क्या मैं इसे इसकी अगली जो दो टर्म है इसके अरिथमेटिक मीन के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी AR² प्लस AR³ डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ए जो है ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वापस से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे वापस से मिल रहा है सेम रिलेशन मिल जा रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, सेम रिलेशन। तो मुझे यहाँ से मिल रहा है R+R² इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन मिल रहा है, यानी ये वैलिड पॉइंट है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली 20 टर्म का सम निकालना है, और उस पहली 20 टर्म के सम में से पहली 18 टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये मुझे इस सवाल में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिल गई R² प्लस R इज इक्वल टू 2। तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, R² प्लस R-2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मेरे पास R की वैल्यू आ सकती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √(b²) यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1 यानी कि 2। तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है -1 प्लस माइनस √9 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आर की क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो आर की एक वैल्यू अगर मैं प्लस साइन ले लूँ तो 1 आ रही है, और अगर मैं माइनस साइन ले लूँ तो -2 आ रही है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन कांस्टेंट जीपी है, इसका सरल भाषा में मतलब है कि नॉन कांस्टेंट यानी कि आर की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आर की वैल्यू को भाई आप यहाँ पे 1 के बराबर बिल्कुल मत लीजिए, आर को आप -2 ले लीजिए। ठीक है, तो आर को क्या लेना है, -2 के बराबर। तो मुझे यहाँ से आर को -2 लेते हुए अब क्या करना है कि टी जो है सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक के टी आर निकालना है। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि बेसिकली जो पहली टर्म है वो ए प्लस सेकेंड टर्म AR प्लस AR², इस तरीके से मुझे यहाँ पे AR की पावर 19, तो ये मुझे पहली 20 टर्म का सम निकालना है। तो क्या मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि सम कितना हो जाएगा, A इंटू 1 - R की पावर 20 अपॉन 1 - R हो जाएगा। ठीक है, यही सम। और इसी तरीके से अगर मैं जो अगला वाला सम है जो कि है समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to 18 ऑफ TR, ठीक है, तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो क्या बेसिकली ये डायरेक्टली हो जाएगा समेशन R इज इक्वल टू 1 to 18 ऑफ TR। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ इसी सीक्वेंस में मुझे 18th टर्म यानी AR की पावर 17 यहाँ तक का सम चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू 1 - R की पावर 18 डिवाइडेड बाय 1 - R। मुझे ये दोनों वैल्यूज को क्या निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, यही सवाल में पूछा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मुझे A भी पता है 1/8 है, और मुझे R भी पता है -2 है, बस पुट कर। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 TR माइनस समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 TR, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है कितनी है, तो ये हो जाएगी A यानी कि 1/8 इंटू 1 - -2 की पावर 20, तो ये बेसिकली
2 पावर 20 बच जाएगा क्योंकि इवन पावर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - -2 यानी कि 3, माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 1/8 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो 1 - 20 की पावर 18 होल डिवाइडेड बाय 3। अब जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो 1/8 × 3 को बाहर ले लीजिए, तो 1/8 × 3 बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 - 2 पावर 20 -1 + 2 पावर 18, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 1/8 × 3 है, तो क्या मैं इसे 2³ × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 पावर 18 माइनस ऑफ 2 पावर 20 बच गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 1/2 पावर 3 × 3, और 2 पावर 18 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1 - 2 पावर 2, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो 2 पावर 3 और 2 पावर 18, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 पावर 15 बचेगा। डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो एक 3 है, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे तो ये कितना है, 1 - 4, तो 1 - 4 का मतलब कितना होता है, -3, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं -3। तो क्या मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, और मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो -2 टाइम्स 2 पावर 15 आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन सही हो जाएगा -2 पावर 15 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो चलिए हम आज के इस लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बोला गया है कि इफ log a log b log c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड log a - log 2b log 2b - log 3c log 3c - log a आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको बताना है कि a/b/c क्या हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि a b c जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि b² = ac, और अगर ये लिखने के बाद मैं इसमें लॉग लगा दूं, ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 2 log b विल बी इक्वल टू log a + log c, ठीक है। और अगर थोड़ी देर के लिए आप इसे ऐसा सोचें कि ये कैपिटल B है, ये कैपिटल A और ये कैपिटल C है, तो क्या आप देख सकते हैं कि 2 B = कैपिटल A + कैपिटल C, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि 2B = A + C आ गया है। और इस कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ स्मॉल a लॉग स्मॉल b और लॉग स्मॉल c, तो ये किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर a, b, c जीपी में है तो log a log b log c किस में होंगे, एपी में होंगे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। यानी अगर दिया हुआ है कि log a log b और log c एपी में है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a b c ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहाँ से मुझे इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर log a log b log c एपी में है, इसका सरल भाषा में मतलब डायरेक्टली हो जाएगा कि b² की वैल्यू ac के बराबर है, डायरेक्ट, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि log a - log 2b है, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूँ कि ये log ऑफ a डिवाइडेड बाई 2b कॉमा log ऑफ 2b डिवाइडेड बाई 3c कॉमा log ऑफ 3c डिवाइडेड बाई a, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही सेम सीक्वेंस क्या है, एपी में है। अब जैसे मैंने ये लिखा, तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसे कैपिटल A बोल लूँ, इसे कैपिटल B बोल लूँ और इसे कैपिटल C बोल लूँ, तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि log a log b log c अगर एपी में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कैपिटल B² = कैपिटल A कैपिटल C। यानी सरल भाषा में 2b डिवाइडेड बाई 3c का होल स्क्वायर जो है, ये a/2b मल्टीप्लाइड बाय 3c/a के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2b/3c का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, जो 2b/3c का होल स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, तो ये 3c/2b के बराबर हो गया। ऑल राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b² / 9c², ये वैल्यू 3c/2b के बराबर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8b³ = 27c³। अब ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 2b का होल क्यूब जो है ये लिखा हुआ है 3c के होल क्यूब के बराबर। यानी सरल भाषा में यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि क्यों ना 2b की वैल्यू 3c के बराबर ही हो जाएगी। तो एक रिलेशन तो ये है। एक रिलेशन मैंने आपको पीछे बताया कि स्मॉल b² = ac है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लें तो ये कितनी हो जाएगी, b = 3c/2, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3c/2 का जो होल स्क्वायर है ये a × c के बराबर होगा। यानी कि 9c² / 4 की जो वैल्यू है ये a × c के बराबर होगी। एक सी से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मुझे मिल गया 9c की वैल्यू 4a के बराबर, ठीक है। तो 9c की वैल्यू 4a के बराबर मिल गई है और 2b की वैल्यू 3c के बराबर मिल गई। तो क्या मैं यहाँ से एक काम और कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी 9c बना लूँ, यानी कि अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे 3 × 6b विल बी इक्वल टू 9c, ऐसा मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। और अब इन दोनों रिलेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ। तो क्या है मेरे पास रिलेशन, 9c जो है ये भी 4a के बराबर है, और 9c जो है किसके बराबर है, 6b के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से लिख लिया। ऑल राइट। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूँ, एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेता हूँ ताकि मुझे रेशो निकल के आ जाए। रेशो क्या निकालना है, a/b/c निकालना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसे k के बराबर मान लिया, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू हो जाएगी k / 4,
मेरे पास बी की वैल्यू हो जाएगी के डिवाइडेड बाई 6 और सी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी के डिवाइडेड बाई 9। अब इन सभी को यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तो के डिवाइडेड बाई 4 इज टू के डिवाइडेड बाई 6 इज टू के डिवाइडेड बाई 9। अब मुझे पता है कि इसे एक प्रॉपर रेशो में लेकर आना है, तो जो 4, 6 और 9 का जो भी एलसीएम होगा, तो एलसीएम जो भी होगा 4, 6 और 9 का, उसे मैं या तो के की जगह पर रख दूं क्योंकि के सब जगह सेम है, ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं उससे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 54 को यूज कर सकते हैं, पर 54 जो है इसमें हमारे पास 4 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, यानी मैं 108 को यूज कर लेता हूँ। तो 108 डिवाइडेड बाई 4 इज टू 108 डिवाइडेड बाई 6 इज टू 108 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होगा 27 टाइम्स में। ये कितनी बार में कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होगा हमारे पास 18 टाइम्स में। और ये कितनी बार में कैंसिल होगा, तो ये हो गया 12 टाइम्स। अब ये वापस से 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल होगा तो 9, 3 से कैंसिल होगा 6, 3 से कैंसिल होगा 4। यानी फाइनली जो मेरे पास ए इज टू बी इज टू सी आ रहा है वो आ जा रहा है 9 इज टू 6 इज टू 4 के बराबर। तो मेरा जो फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इज टू 6 इज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। आई होप कि आप सभी को आज के जो बहुत ही शानदार जेई मेंस 2024 में लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप एक काम करें कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे और इसी का पार्ट 2 बनेगा जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के और भी जो बचे हुए सवाल हैं 2024 में आए हुए लेटेस्ट सवाल वो हम सॉल्व करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस का अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो विद दिस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलेंगे एक बार फिर से, बाय बाय। और